क्या बनती हैं, एक तो है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, जिसमें आपको बना देंगे एक दुकानदार, खुद को आप ऐसा फील करोगे किसी दुकान पर बैठे हुए हो, ठीक है, खरीद रहे हो, चीजें बेच रहे हो। इसके अलावा एक हम पढ़ेंगे इसमें इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें एसआई और सीआई, सिंपल और कंपाउंड, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, इन पर हम बात करेंगे। तो यहां आप खुद को पाएंगे किसी बैंक में, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट है एवरेज। इसकी एप्लीकेशंस बनती हैं टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, यानी समय तथा कार्य और नल टंकी, इन पर हम बात करेंगे, ठीक है। खुद को घर की छत पे खड़ा हुआ पाओगे आप यहां पर कि एक टैंक भर रहा है, फिर उसको खाली करना है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, इसके अलावा रेस और बोट एंड स्ट्रीम। हाँ, यहां आप खुद को दौड़ते हुए पाओगे, कभी पानी में, कभी जमीन पर, बस दौड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों दौड़ रहे हैं, लेकिन हम दौड़ रहे हैं। अच्छा, तीसरा पोर्शन है रेशियो। रेशियो की बात करें तो इसकी एप्लीकेशंस बनती हैं, एक तो आपको मिलेगा पार्टनरशिप। एक क्वेश्चन हर बार फिक्स है कि यहां से आपसे पूछा ही जाएगा। एक एलिगेशन, कि पहले मिलाओ और फिर इसको क्या करो, सेपरेट करो। देखो, ईमानदारी से अगर आप दुकानदारी करोगे तो काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, मिलावट करनी पड़ेगी, ठीक है। दूध बेच रहे हो तो दूध में पानी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। घर का राशन बेच रहे हो तो अच्छी क्वालिटी में घटिया क्वालिटी मिलानी पड़ेगी, ठीक है। मिक्सिंग आपको करनी पड़ेगी, बिना मिक्सिंग के अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होता है। सो एलिगेशन में हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा यहां एक और कॉन्सेप्ट आएगा, एज। इसमें रेशियो और जो हम इक्वेशंस बनाते हैं, दो चीजों का सबसे ज्यादा यूज होता है। सो ये अपना पोर्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक का वेटेज अगर अपन बात करें तो इससे आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, इस पोर्शन से 10 क्वेश्चन मिलते हैं। और ये वो पोर्शन है जिससे अगर मैं कहूं तो आप सबसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, जो आपको सबसे ज्यादा इजी लगता है। क्योंकि स्कूल में भी ये थोड़ा इजी था, यहां इजी इसलिए लगेगा कि हम थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करेंगे कि भाई क्या क्या क्वेश्चन, मतलब कहां कहां से क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। हर जगह आप जहां चले जाओ वहां से क्वेश्चन जनरेट करके दे देगा ये आपको। तो उन सारी सिचुएशंस पे हम बात करेंगे। तो अब मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा पोर्शन है जो हम स्टार्ट करें सबसे पहले, ये आपके ऊपर है। परसेंटेज कौन कौन कह रहा है? छोड़ो, फिर क्या ही बात करनी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहां से। परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शन या भिन्न। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या होता है फ्रैक्शन या भिन्न, क्या होता है? हाँ, इससे थोड़ा सा आगे निकलो। ये होता है कंपैरिजन। अब कंपैरिजन किसका? दो नंबर का, यानी दो संख्याओं की तुलना। दो संख्याओं की तुलना। अगर इसे हम और ठीक करें तो आप कह सकते हो इस नंबर की जगह आप एक वर्ड वैल्यू ये कर सकते हो, दो राशियों की तुलना। अब इसमें क्या होगा कि जैसे आपका कई बार कंपैरिजन होता है शर्मा जी के लड़के से, ठीक है, उसे देखो। सो ये क्या हो गए? वैल्यूज हो गए। तो जब हम दो वैल्यू का, दो नंबर का कंपैरिजन करते हैं तो उस कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन या भिन्न। अच्छा, इस कंपैरिजन को यूनिवर्सल बनाने के लिए हम एक और जैसे यहां पर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डेसिमल। अब इसमें क्या होता है? डेसिमल या दशमलव में क्या होता है? आप बस इतना करते हैं कि यहां पर नीचे वाली वैल्यू को आप हमेशा क्या बना देते हैं? 1 बना देते हैं। जैसे आपने लिखा यहां 4/5, 4/5, तो आप 4 का कंपैरिजन किससे कर रहे हो? 5 से। यानी जिससे कंपैरिजन करते हैं उसे हम नीचे लिखेंगे और जिसका कंपैरिजन करेंगे उसे हम क्या लिखेंगे? ऊपर। ठीक है।
अब अगर इस कंपैरिजन को मुझे ऐसे करना है कि नीचे हमेशा वैल्यू क्या रहे, सेम रहे, बस ऊपर वाला वैल्यू चेंज होता रहे, तो एक हमारा कंपैरिजन होता है कि 4/5 को आप और कैसे लिखते हैं, 0.8। इसका मतलब है कि नीचे वाली वैल्यू तो कितनी है, 1 है, हमेशा 1 रहेगी, तो इसके कंपैरिजन में ऊपर कितना है, वैल्यू 0.8 है। अब ऐसे लिखने का एक बेनिफिट क्या होता है कि जैसे आप एक से ज्यादा फ्रैक्शन या भिन्न को जब कंपेयर करते हैं, जैसे आपने लिखा 4/5, फिर आपने लिखा जैसे 5/6, आपने लिखा 3/4, इनको कंपेयर करने जाएं तो हमारे पास अलग अलग मेथड हैं जिनसे आप इनको कंपेयर करेंगे, लेकिन डेसिमल में इतनी मेहनत नहीं करनी होती। डेसिमल में इसको आप 0.8 कहते हैं, तो ये 0.8333 ऐसे चलता जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0.75। तो जब तक आपको नीचे जैसे आपने वैल्यू 1 कर दिया, तो ऊपर वाले वैल्यू सारे कैसे नजर आ रहे हैं, अलग अलग। सिर्फ आपको इन तीनों को आपस में कंपेयर करना, जो आप बहुत इजीली बता सकते हैं इनमें से कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, 0.83 बड़ा है। सो इस कंपैरिजन को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, फ्रैक्शन से हम कहां पर गए, डेसिमल पे। लेकिन क्या सिर्फ इकलौता यही मेथड है यहां पर यूनिवर्सल बेस बनाने वाला, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं। इनमें से एक मेथड और है जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज में क्या होता है, यहां पर आप नीचे वाली वैल्यू को हमेशा क्या बनाएंगे, 100 बना देंगे। जैसे अभी हम कह रहे थे 4/5, तो इसका कहना यह है कि अगर मैं नीचे वाली वैल्यू को 100 बना दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 को 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई। तो सेम वैल्यू से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 से मल्टीप्लाई होने पे 80 हो जाएगा। सो यहां पर हम बता रहे हैं क्या, कि अगर नीचे वाली वैल्यू 100 हो जाएगी तो उसके कंपैरिजन में ऊपर वाली वैल्यू कितनी रहेगी, 80। अब इसी चीज को आप कैसे लिखते थे कि अगर नीचे वाला वैल्यू हमेशा 100 रहेगा तो ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा, आप इसे करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फाइनली क्या मिलता था कि 4 तो मल्टीप्लाई होगा 100 से, और कितने से डिवाइड होगा, 5 से। तो आप इसको डायरेक्ट ये लिखते थे, आप ये नहीं लिखते थे, आप डायरेक्ट ये लिखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 4/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आप फटाफट कॉपी पेन पकड़ेंगे और ऐसे लिख देंगे। लेकिन ये चीज आई कहां से, ये यहां से आया कि अगर आपने 5 को 100 बनाया तो उसके कंपैरिजन में ऊपर वाला वैल्यू कितना हो जाएगा। तो या तो ऐसे कर दें कि यहां 20 से मल्टीप्लाई किया तो यहां 20, या फिर आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, x, और x का वैल्यू निकाल के देखेंगे कि अगर नीचे वाली वैल्यू 100 हो जाए तो उसके कंपैरिजन में ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। तो ये 80% लिखने का मतलब क्या है, ये है कि अगर नीचे 100 है तो ऊपर वैल्यू कितना होगा, 80। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है 100 से कंपैरिजन, ये किसने दिया था, कौन था जिसने दिया था, बोलो कि सर हम भी ढूंढ रहे हैं उसे। तो हाँ, कौन था जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब कंपैरिजन हम 100 से ही कर रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये फ्रेंच जो थे इन्होंने दिया था, ठीक है, उनका ये कॉन्सेप्ट था। धीरे धीरे करके सबने इसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो जब इंग्लिश जो थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे यहां तो 100 को क्या बोला जाता है, सेंचुरी, तो उन्होंने इसका नाम कर दिया परसेंट। जब हमने अपनाया ये वाला मेथड तो हमने बोला कि भाई हमारे यहां 100 को क्या बोलते हैं, शतक बोलते हैं, तो हमने प्रतिशत कर दिया इसको। सो फिर सबने अपने अपने हिसाब से इसको क्या किया, नाम दिया। जबकि ये कॉन्सेप्ट था, जो फ्रेंच थे वो क्या करते थे, चीजों को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे और किसी भी एक पार्ट को वो बोलते थे ग्रेड। ये जो मार्कशीट में ग्रेड आपको नजर आती हैं, वो ग्रेड क्या है कि 100 में से आपको कितने मार्क्स मिले। तो फ्रेंच जो थे वो इसी 100 को ग्रेड बोलते थे, इंग्लिश जो थे उन्होंने इसको सेंचुरी बोला, हमने शतक बोला। तो उसके हिसाब से हमने इसके अलग अलग क्या किए, नाम बना दिए। सो क्या काम आता है, सिर्फ ये कंपैरिजन के काम, कि अगर नीचे वाली वैल्यू को 100 बना दिया जाए तो ऊपर वाली वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा। बस इसी चीज को हम बोलते हैं परसेंट। अब इसका यूज आपको यहां इतना बेटर समझ में नहीं आएगा, इसका यूज बेटर समझ में आता है बड़े नंबर्स पे। जैसे मैं कहूं, अच्छा हमारे देश की पॉपुलेशन क्या है, नहीं अभी इतने भी नहीं हुए,
हाँ 1 पॉइंट, ये पुराना आंकड़ा है, हाँ ये बहुत पुराना है, चलो 1.4 मान लेते हैं, ठीक है, कि हम 140 करोड़ हैं, हाँ हम हैं 140 करोड़। अच्छा, इनमें से 99,93,298 लोग क्या हैं, पढ़े लिखे। एक बार बोल के बताना कितना। हाँ फिर उसके बाद क्या, दोबारा बताना क्या था। हाँ सब डेटा गलत है, ठीक है, यहां जिसने बोला है उसे खुद याद नहीं है क्या बोला था, हाँ और आप बता रहे हो डेटा। सब डेटा गलत है। अब ये डेटा हमें याद क्यों नहीं रहा, इसलिए याद नहीं रहा क्योंकि ये डेटा इतना बड़ा है कि याद करना बड़ा मुश्किल है। अब इसकी जगह मैं ये कह दूं कि 140 करोड़ थे और इनमें से 71% क्या हैं, पढ़े लिखे। अच्छा कितना, हाँ कितना परसेंट। अच्छा 2 दिन बाद पूछूं बता दोगे, गहरी नींद में सो रहे से जगह पूछ लूं, हाँ बता कितना, बता दोगे। क्यों बता सकते हैं अब इसको, कि इस डेटा को हमने इतना छोटा कर लिया कि हम कह रहे हैं कि अगर हमारे देश में 100 लोग होते तो उनमें से 71 क्या हैं, पढ़े लिखे। हम किसी बड़े नंबर को एक छोटे स्केल पर ले आते हैं जिससे इसको याद रखना आसान होता है। भाई आगे चल के आप पढ़ेंगे इकोनॉमी, ठीक है, उसमें बहुत अजीब अजीब डेटा बताएंगे सर जो कि इस बार का जो ग्रोथ रेट रहा है वो 5.1% रहा है। अगर इसी डेटा को रियल वैल्यू में बता दिया जाए ना तो पूरा आपको साल लग जाएगा रट्टा मारने में कि कितना, मतलब कितने करोड़ और कितने लाख। खैर करोड़ों में तो बात ही मत करो और ऊपर बात करो इसमें। बड़े डेटा को छोटा करने से हमारा बेनिफिट ये है कि हमें वो चीजें जो हैं वो याद रहती हैं, उनको हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं और हम बहुत आसानी से कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी 100 रुपए है तो 5.1 का मतलब है कि 5 रुपए और 10 पैसे ये क्या हो गई, इस साल पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई। तो ये कंपैरिजन भी हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान। इतना सा यूज है हमारी लाइफ में इस परसेंटेज का। अच्छा जब हम परसेंटेज पढ़ने जाते हैं तो यहां आपको 2 वर्ड्स मिलेंगे। एक वर्ड मिलेगा ये, अच्छा इसका मतलब है करना तो वही कंपैरिजन है, लेकिन कंपैरिजन कैसा रहता है यहां पे, एज इट इज, मतलब नंबर जैसा है उसको एज इट इज हम कंपेयर करते हैं। अब ये बात ऐसे नहीं आएगी समझ में, मैं एक एग्जांपल देता हूं क्योंकि मैथ्स पूरा चलेगा किस पे, एग्जांपल्स पे, कि कॉन्सेप्ट इतना सा है लेकिन उसको हम इतना खींच सकते हैं वेब सीरीज की तरह, ठीक है, कि यहां पर ऑफ इसमें नंबर्स का कंपैरिजन होता है एज इट इज। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि एक पर्सन है ए और इस ए की सैलरी है 24,000 रुपए, एक पर्सन है बी, इसकी सैलरी है 30,000 रुपए। जब ये वर्ड आएगा ना तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये कहेगा हाँ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, या ए, हाँ अरे बहुत अच्छे, बी का कितना प्रतिशत है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये इस तरीके से। अब यहां पर आपके पास एक सेंटेंस में 2 नाम आए हैं, तो कई बार तो आपको यह बता दिया जाता है जो नाम पहले आया है उसको ऊपर लिखना, जो बाद में आया उसको नीचे लिखना। ऐसा कॉन्सेप्ट आप में से काफी लोगों ने मुझे पहले बताया, फिर उसको सुन के मैं 2-3 दिन सदमे में रहा, क्योंकि इसके अलावा भी कई बार वो क्या करता है कि नाम ये जो आपस में बदल देगा, मैं बदलूंगा अभी देखना, ठीक है, तो आपको वो कहानी समझ में आएगी उसके बाद। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो नाम पहले आया है उसको हमें ऊपर रखना है, जो बाद में है उसे नीचे, नहीं। यहां पर आप ढूंढेंगे ऑफ किसके साथ है, ठीक है। अच्छा कई बार एक से ज्यादा ऑफ भी मिलेंगे, तो आपको ढूंढनी है गैंग, और वो गैंग क्या है, WH वर्ड, परसेंट और ऑफ। ये तीनों गुंडे जहां पे मिल जाएं तो समझ जाना इसके बाद जो नाम आएगा ना वो नाम क्या होगा, बेस वैल्यू होगी, मतलब कंपैरिजन हमेशा उससे करना है। हिंदी में जस्ट उल्टा चलेगा कि परसेंट, ये आ गया WH वर्ड और इससे पहले क्या आ गया का, और इसके जस्ट पहले जो नाम होगा वो हमारे लिए हमेशा क्या होगी, बेस वैल्यू होगी। बी को तो लिखना है नीचे,
और बी का वैल्यू है 30,000 और ए को लिखना है फिर हमें ऊपर। बस हमें यह ढूंढना है कि ऑफ यानी का किसके साथ है, हमेशा कंपैरिजन उसी पर्सन से उसी वैल्यू से होगा। तो ये 6 से 4, ये 6 से 5। पहले तो आपने इसको एक फ्रैक्शन, एक भिन्न बनाया और फिर उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। अच्छा मान लो अगर इसकी जगह ये कह देता हाँ हाँ बी का कितना प्रतिशत ए के वेतन के बराबर है, मान लीजिए ऐसे कह देता है। अब इसमें आप ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते कि जो नाम पहले आया है वो ऊपर लिखा जाएगा, जो नीचे, जो बाद में आया वो नीचे लिखा जाएगा। आपको वापस क्या करना है, वही चीजें ढूंढनी है कि जैसे एक तो आ गया है WH वर्ड, फिर आ गया ये परसेंट और फिर इसके बाद क्या आया, ऑफ। और इस ऑफ के जस्ट बाद किसका नाम आया है, बी का। हिंदी में देखते हैं, ये रहा परसेंट, ये रहा वो WH वर्ड और ये रहा का, और इससे जस्ट पहले किसका नाम आया है, बी का। सो आप बी को तो कहां लिखेंगे, ऑफ जिसके साथ आ गया वो वैल्यू लिखी जाएगी नीचे, और बी का वैल्यू कितना है, और जो दूसरा पर्सन बचा या जो दूसरा नाम बचा है वो लिखा जाएगा अब कहां, ऊपर। तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि नीचे क्या लिखा जाएगा, मतलब कंपैरिजन किससे होगा, और वो कंपैरिजन किससे हो रहा है यहां पे, बी से। सो अगर कंपैरिजन बी से हो रहा है तो यहां पर हम कहेंगे कि भाई चलो फिर से सिंपल करते हैं, तो ये 4 और ये 5, फिर से 80%, और वैसे भी 30,000 का 80% निकालोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 24,000। तो बी का 80% ए के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। सो पहला वर्ड तो क्या है, ऑफ। ऑफ यानी का जिस वैल्यू के साथ आएगा वो वैल्यू होगी हमेशा बेस वैल्यू। आपका हर बार यही काम रहेगा कि कोई भी कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आपको मात्र इतना ढूंढना है ये ऑफ यानी का किसके साथ है, जिसके साथ होगा उस वैल्यू को लिखेंगे नीचे, और जो वैल्यू बच गया उसको हम लिखेंगे ऊपर। ठीक है। दूसरा एक वर्ड और आता है, दूसरा वर्ड है देन, वही कंपैरेटिव डिग्री। जहां ये आएगा वहां भी कंपैरिजन होगा, लेकिन इस बार कंपैरिजन होता है दोनों नंबर के डिफरेंस का, उनका जो अंतर है उसका कंपैरिजन। लास्ट टाइम तो नंबर जैसे उनको एज इट इज हम कंपेयर करेंगे, लेकिन इस बार जो कंपैरिजन होगा वो किसका होगा, डिफरेंस का। अच्छा, ए की सैलरी क्या थी और बी की सैलरी क्या थी। अब अगर किसी क्वेश्चन में देन या से आपको मिलेगा तो वहां क्वेश्चन कैसे आएगा, ये कहेगा हाँ ए बी से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा, फिर से ए का WH वर्ड, फिर आया क्या, परसेंट। लेकिन इनसे ज्यादा यहां पर जो जरूरी है वो क्या है, ये देन है। कि ऑफ या देन, इन पे ध्यान देना कि देन के जस्ट बाद जो भी हमें वर्ड मिलेगा, ठीक है, इस बार ये तीनों साथ नहीं मिलेंगे, तो आपको बस ध्यान रखना है कि देन जिस वैल्यू के साथ होगा वो वैल्यू हमेशा क्या होती है, बेस वैल्यू। अच्छा, जहां भी देन होगा, हाँ झगड़ा बाद में लड़ लेना, ए कौन है और बी कौन है, हाँ क्लास के बाद। क्लास में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जिम्मेदारी है मेरी, कल को कोई बात हो गई तो सबसे पहले मेरे से पूछा जाएगा आप क्या कर रहे थे। अब मैं कहूंगा मैं तो देश का भविष्य जो है वो संभालने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, कि इनको कुछ कॉन्सेप्ट समझा दूं। अब मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं या दंगा रोकूं, ठीक है। सो क्लास के बाद भले ही सर फोड़ देना एक दूसरे का, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ओके, चलो वापस आते हैं। देन यानी से किसके साथ है, बी के साथ है, तो मतलब कंपैरिजन किससे होगा, बी से। बस हमें हर बार ये ढूंढना है कंपैरिजन किससे करना है, फिर दूसरे पर्सन को उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे।
तो बी का वैल्यू था अपने पास 30,000, इसे लिखेंगे नीचे। अच्छा, अब ऊपर क्या आएगा? डिफरेंस। क्यों आएगा? क्योंकि देन के आसपास आपको एक वर्ड और मिलेगा, लेस या मोर, कम या ज्यादा। ठीक है, यहां पर जैसे कह रहा था कितना प्रतिशत कम है, तो ये किसको बताएगा? मोर या लेस अगर ऐसे वर्ड्स आएंगे तो ये हमेशा डिफरेंस को बताता है। अच्छा, कितना डिफरेंस था ए और बी की सैलरी में? 6,000 का डिफरेंस था, ये आ गया 6,000, और इनटू हमें क्या करना है? 100। चलो, अगर इसको हम सिंपल करें तो ये 1 आएगा, ये 5 आएगा। सो कितना परसेंट हो गया ये? 20%। तो इन दोनों की सैलरी में जो डिफरेंस है वो 20% है, लेकिन किसके हिसाब से? बी के हिसाब से। अगर इसी चीज को हम ए के हिसाब से चेक करें कि बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो डिफरेंस तो वही 6,000 है, डिफरेंस तो वही 6,000 है, लेकिन अगर कंपैरिजन ए से होता तो नीचे आती ए की वैल्यू, और ये अगर हम चेक करने जाते तो क्या बनता? 25%। और इस पे भी हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बहुत सारे, कि कभी कंपैरिजन बी के हिसाब से और कभी कंपैरिजन ए के हिसाब से। ठीक है, सो यहां पर ध्यान रखना कि आपको सिर्फ 2 ही वर्ड्स मिलेंगे पूरे परसेंटेज में। जब आप जाते हैं ना टिपिकल क्वेश्चंस की तरफ, आसान आसान क्वेश्चन तो हम कर देते हैं, फिर जैसे ही क्वेश्चन टिपिकल आता है तो यहां पर अपना बेसिक कॉन्सेप्ट मत भूलना। चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए परसेंटेज का, अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है कि कंपैरिजन किससे होना है, ठीक है, यहां पर कंपैरिजन किससे होना है, अगर आपको ये चीज पता है तो वो क्वेश्चन बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। सो एक तो ये 2 वर्ड्स आपको याद रखने हैं कि जहां भी ऑफ आएगा तो नंबर जैसे उनको एज इट इज कंपेयर करेंगे, और जहां भी देन आएगा तो हमेशा कंपेयर होता है उनका डिफरेंस। अब क्वेश्चन आता है कंपैरिजन किससे करें, तो जिसके साथ ऑफ होगा या जिसके साथ देन होगा उस वैल्यू से करना है कंपैरिजन। अब चाहे ऑफ आ जाए या देन आ जाए, आपको टोटल इनमें ऑफ में भी 3 पैटर्न्स मिलेंगे और देन में भी 3 पैटर्न्स मिलेंगे। और ये जो 3 पैटर्न्स वाली कहानी मैं आपको कह रहा हूं, इसको एज इट इज हम प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट में, एसआई में, सीआई में, मतलब मैं मेरे इस पैटर्न से बिल्कुल हटके नहीं जाऊंगा, और आगे चल के आपको ये फील होने लग जाएगा जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे, एसआई सीआई, कि बार बार यही चीजें हमें मिल रही हैं, बस वर्ड्स थोड़े से चेंज हो रहे हैं। जैसे अभी आप इसमें जिसे मोर या लेस कहेंगे, अधिक या कम कहेंगे, उसी चीज को प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट और लॉस। भाई प्रॉफिट है तो वैल्यू बढ़ जाएगा और लॉस है तो कम हो जाएगा, मतलब देन की जगह आपको वहां पर क्या मिलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन पैटर्न एज इट इज रहेगा। अच्छा, जब प्रॉफिट एंड लॉस आप निकालते हो तो क्या करते हैं? ऊपर हम एसपी और सीपी का डिफरेंस लिखते हो। एसपी और सीपी का जो डिफरेंस है वो किसको बताता है? प्रॉफिट या फिर लॉस को। और फिर नीचे हम एक वैल्यू लिखते हैं, और वो वैल्यू होती है हमेशा कौन सी? पुरानी वैल्यू। और सीपी और एसपी में पुरानी वैल्यू कौन सी होती है? सीपी होता है। तो वहां भी आप कंपैरिजन करोगे इसी डिफरेंस का, तो धीरे धीरे करके आपको ये फील होने लगेगा कि ये हमें हर बार नए पैकेट में पुराना माल बेच के जा रहा है, कि वही चीजें हैं बार बार, बस क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं अलग अलग वर्ड्स के हिसाब से, लेकिन पैटर्न्स कभी चेंज नहीं होंगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑफ की, तो ऑफ में टोटल 3 पैटर्न्स हैं। सबसे बड़ा ये वाला पोर्शन अपना बनेगा जिसे हम ऑफ कहते हैं। मतलब आप ये मान लीजिए 80% जो आपको क्वेश्चन मिलेगा परसेंटेज में, उसमें इस ऑफ का सबसे ज्यादा रोल है, जो आपने बोर्ड मास में पढ़ा था। पहला पैटर्न क्या है कि आपको 2 रियल वैल्यू दे रखी होंगी। जैसे इस क्वेश्चन में 2 रियल वैल्यू क्या थे? ए और बी। और जब भी आपको 2 रियल वैल्यू दे रखी होंगी तो रिजल्ट्स किस में पूछेगा? परसेंटेज में। तो ये अब 3 वैल्यू का एक कॉम्बिनेशन बन गया, एक रियल वैल्यू, दूसरी रियल वैल्यू, और जब 2 रियल वैल्यू होंगी तो पूछेगा क्या? परसेंटेज। एक दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा इन दोनों का, और एक तीसरा कॉम्बिनेशन बनेगा इनका। टोटल ये 3 कॉम्बिनेशन यहां पर बनते हैं। तो पहला है कि जब 2 रियल वैल्यू दे रखी हो तो आपसे रिजल्ट्स किस में पूछेगा? वो परसेंटेज में। दूसरा, इस बार बोलेगा कि बी का वेतन 30,000 है। समझ लो एक बार,
ठीक है, फिर इनको मैं एक साथ आपको लिखा दूंगा, एक बार समझ लो इनको बस। बी का वेतन 30,000 है और ए का वेतन हाँ, तो बी का वेतन 30,000 है और ए का वेतन बी का 80% है, तब ए का वेतन क्या है? हाँ, आज तो बस ये बेसिक स्टोरी समझ लो कि इन सब का क्या है, फिर जब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ये सारे पैटर्न्स फिर मैं आपको लिखाता हो जाऊंगा। बस सबसे पहले ये समझ में आ जाए कि इस टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टिपिकल है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इसने बोला यहां पे कि एक तो आपको नजर आ रही होगी रियल वैल्यू और एक नजर आ रही होगी क्या? परसेंट वैल्यू। अब आपको बस ये चेक करना है कि क्या वो रियल वैल्यू बेस वैल्यू है या नहीं है। बेस वैल्यू का मतलब क्या उस वैल्यू पर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है या नहीं करना है। तो यहां पर जैसे ही आपको परसेंट वैल्यू मिलेगा, इसके बाद आप चेक करेंगे तो आपको एक ऑफ नजर आ रहा है और इस ऑफ के जस्ट बाद क्या है? बी। यानी जहां ये परसेंट वैल्यू होगा उसके जस्ट बाद आपको ऑफ मिलेगा और ऑफ के बाद मिलेगा एक नाम। अच्छा, हिंदी में देखो उल्टा मिलेगा, ये रहा परसेंट वैल्यू, ये रहा का, और इससे पहले क्या है? बी है। तो जिस वैल्यू के साथ ये ऑफ यानी का होगा उस वैल्यू पर हमें परसेंटेज निकालना है। तो जिस वैल्यू पर मुझे परसेंटेज निकालना है वो दे रखा है या नहीं दे रखा है? दे रखा है। तो अगर वो वैल्यू गिवन है तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलेंगे सीधा पैटर्न। इसके अलावा नेक्स्ट जो भी हमारी 7-8 क्लासेस रहेंगी परसेंटेज की, इतना टाइम लगेगा इसमें, अलग अलग तरह के पैटर्न्स हम डिस्कस करेंगे। मैं आपसे डेली यही बात कर रहा हूं कि कौन सा पैटर्न है, पैटर्न नंबर 1 है, पैटर्न नंबर 2 है या पैटर्न नंबर 3 है। सो पहला पैटर्न तो क्या था? दो रियल वैल्यू, तो आपसे रिजल्ट्स किस में पूछे? परसेंटेज में। दूसरा पैटर्न है कि एक रियल वैल्यू और एक परसेंट वैल्यू मिलेगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या वो जो रियल वैल्यू हमें दे रखी है वो बेस वैल्यू है या नहीं है, मतलब हम उस पर परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये कैसे पता चलेगा कि अगर वो वैल्यू ऑफ के साथ है, का इसके साथ है, तब तो वो बेस वैल्यू है, मतलब उस पर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि यहां पर 30,000, इसका हम कितना परसेंट निकाल दें? 80%। 80%। और जब आप इसका 80% निकालेंगे तो ये रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 24,000। अब सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बस वैल्यू चेंज कर देगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। जैसे ये इस बार कह दे कि ए का वेतन 24,000 है और ए बी का 80% है। तब बी का वेतन क्या होगा? अच्छा, अगर आप फिर से देखें तो आपको एक रियल वैल्यू और एक परसेंट वैल्यू नजर आ रहा होगा, एक रियल वैल्यू और एक परसेंट वैल्यू नजर आ रहा होगा। अब यहां पर आपको बस इतना चेक करना है कि जहां भी ये परसेंटेज होगा उसके जस्ट बाद आपको मिला ऑफ, और ऑफ के तुरंत बाद कौन है? बी है। तो मतलब परसेंटेज मुझे किस पे निकालना है? बी पे। लेकिन क्या बी का वैल्यू है अपने पास? नहीं है। तो मतलब जिस वैल्यू पर हम परसेंटेज कैलकुलेट करने वाले हैं वो वैल्यू ही गायब है। और अगर वो वैल्यू हमें नहीं दे रखा तो इस केस में हम क्या करेंगे? आप जैसे स्कूल में ऐसा करते थे कि एक वैल्यू को एक्स सपोज करते थे, वो यही वाला केस था कि आपने बोल दिया कि सपोज बी की सैलरी कितनी है? एक्स है। अब आप एक्स का निकालेंगे 80%, क्योंकि ऑफ यानी का किसके साथ है? बी के साथ है। और ये किसके बराबर आ जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा।
अब x का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 24,000 को हम 100 से मल्टीप्लाई और 80 से करेंगे डिवाइड। ठीक है, अच्छा सिंपल करें तो ये हो जाएगा कितना 300, और 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 30,000। ये टोटल 3 पैटर्न्स हैं। थ्योरी यहां खत्म हो जाती है। इसके बाद हम करेंगे सिर्फ प्रैक्टिकल्स के। आपको अलग अलग सिचुएशंस दिए जाएंगे और उन सिचुएशंस में आपको पहचानना है कि इन तीनों में से कौन सा पैटर्न है। तो पहले समझना पैटर्न नंबर 1 क्या है कि जब आपको 2 रियल वैल्यू दे रखी होंगी तो रिजल्ट हमेशा कैसे पूछेगा, परसेंटेज में। तो आपको क्या करना है, यहां पर यह चेक करना है कि ऑफ यानी का किसके साथ है। अगर वो बी के साथ है तो बी को पुट करेंगे हम नीचे और ए लिखा जाएगा कहां, ऊपर। ठीक है, और यहां से हमने निकाला एक परसेंटेज। सेकंड पैटर्न था एक रियल वैल्यू और एक परसेंट वैल्यू। मैं फिर कह रहा हूं जितने टिपिकल क्वेश्चंस आपके बनते जाएंगे ना, अगर आप चीजों को जितना इजी करते जाओगे कि इन तीनों में से कौन सा पैटर्न है, तो आप पेपर में टिपिकल क्वेश्चन को भी इजीली कर पाओगे। और अगर पढ़ लिया क्वेश्चन पूरा एक साथ तो खुद का दिमाग घूम जाएगा कि अब क्या करें इसमें। एक एक सेंटेंस पढ़ते जाओ और ये देखते जाओ कि इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन बन रही है। सेकंड है एक रियल वैल्यू और एक परसेंट वैल्यू, और थर्ड में भी क्या है, एक रियल वैल्यू और एक परसेंट वैल्यू। बट अगर जिस वैल्यू के साथ ऑफ है मुझे वही वैल्यू दे रखा है तो इसको हम बोलते हैं सीधा पैटर्न। सीधा पैटर्न इसको हम इसलिए बोलेंगे, बस अब यही चलेगा आगे चल के कि सीधा या उल्टा। मैं बस आपसे इतना पूछूंगा किसी भी क्वेश्चन में कि कौन सा पैटर्न है। सीधे पैटर्न का मतलब है जिस वैल्यू पर परसेंटेज निकालना है क्या वो वैल्यू हमें दे रखा है, तो वो वैल्यू हमें बिल्कुल दे रखा है, तो मैं इस पे यहां पर जैसे वैल्यू निकालूंगा डायरेक्ट मुझे आंसर मिल जाएगा। और उल्टा पैटर्न वो है कि जिस वैल्यू पर परसेंटेज निकालना है उसे छोड़कर दूसरी वैल्यू दे दी हमें, तो यहां पर परसेंटेज तो हमें बी पे ही निकालना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 24,000 का 80% निकाल दें और यहां से हमें क्या मिल जाए, ए का वैल्यू मिल जाए, कभी नहीं होगा ऐसा। आपको वैल्यू तो बी पे ही निकालना है, लेकिन बी नहीं दे रखा है तो बी का वैल्यू निकालने के लिए आपने इसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। और जहां आप रेसिप्रोकल करोगे वो हो जाएंगे क्या, सारे उल्टे पैटर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे, अभी तो स्टार्ट करेंगे इसी से, एक वेरिएबल हमने एक्स सपोज कर लिया। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि हम कोई भी यहां पर वेरिएबल सपोज ना करें, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नंबर्स पे कि अगर बी का वैल्यू 100 होगा तो उसके कंपैरिजन में ए कितना हो जाएगा, 80। और 80 का वैल्यू मुझे दे रखा है और 100 का वैल्यू वो मेरे से पूछना चाहता है। अगर क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व करते हो तो बहुत इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस वेरिएबल की हमें कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो अभी हमने डिस्कस किया ओनली क्या, ऑफ, कि ऑफ से रिलेटेड हमें क्या क्या पैटर्न्स मिल सकते हैं। तो अब आप चाहें तो ये 3 पैटर्न्स लिख लो। पहला ये है, बस थ्योरी खत्म। ठीक है, अब सिर्फ प्रैक्टिकल कि आपको हर बार हम क्या, यहां पर क्या होगा, आपको एक नई सिचुएशन मिलेगी, आपको पहचानना है इन तीनों में से कौन सा है।
ये कंप्लीट है? यस सर, यस सर तो बहुत कर रहे हो, रुक जाओ। हाँ हाँ, अभी क्वेश्चन निकालूंगा फिर उसके बाद देखना। हाँ अभी तो सब बढ़िया लग रहा होगा। हाँ कुछ नहीं है, कर लेंगे। कौन सी बड़ी बात है? हाँ इसको हिंदी में लिखना है तो बस यहाँ लिख लेना, बी का ए का वेतन 24,000 है, बाकी सेम है जो आपने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था। हाँ जिन्होंने लिख लिया वो कॉपी का लास्ट पेज ओपन कर लो, क्योंकि जितने भी जंग हैं वो सारे उसी लास्ट पेज पर हो रहे होंगे आपके। पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ, दोनों वर्ल्ड वॉर, ठीक है। कुछ लोगों ने तो ऑपरेशन सिंदूर भी वहीं, हाँ, लिखा हुआ होगा। सो उसे ओपन कर लो। अब बस मैं आपको यहाँ सिचुएशन बताऊंगा कि भाई ये सिचुएशन है और आपको उस पर क्या करना है, रिएक्ट करना है। ठीक है, लिख लिया ये? अच्छा अभी ऐसे आएगा। हाँ बताओ आंसर क्या होगा। हाँ आप लोग ग्रुप में तो होंगे, ठीक है तो।
हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है, चेक करेंगे और इसका आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। अच्छा, ये जो 36% फेल हुए हैं, अच्छा कितने का 36%? भाई जितने होंगे उसका। तो अगर आपको 1% वैल्यू मिला है, अगर आपको 1% वैल्यू मिला है, तो आपको साथ में एक क्या दे रखा है, रियल वैल्यू। बस हमें यह देखना है कि क्या इस वैल्यू पर हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। तो अगर मैं कहूं कि 36% फेल हुए हैं, तो कितने का 36% हो सकता है? टोटल का। भाई जितने एग्जाम देंगे उसका 36% हो सकता है। सो यहां पर हम कहेंगे कि जिस वैल्यू पर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है वो हमें दे रखा है। दे रखा है तो ये पैटर्न कैसा होगा, सीधा या उल्टा? सीधा पैटर्न है। तो मुझे बस 1250 का क्या निकालना है, या तो 36% निकालकर हम लेस कर दें, या ऐसा कह दें कि अगर ये वैल्यू 100% है और इसमें से 36 फेल हो गए, तो बाकी 64% क्या हुए, पास हुए। चलो इसे सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। भाई अभी आगे चल के इन्हीं परसेंटेज को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, प्लस माइनस से परसेंटेज निकालना, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम हमारे पैटर्न्स क्लियर कर लें कि पैटर्न्स क्या क्या बनते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन पे काम करेंगे। अच्छा कितना आया ये वैल्यू? 800 हो जाएगा। चलिए वापस बात करते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन चेक करेंगे। हाँ, ये मैथ से पहले की ट्रायल बॉल है। हाँ, पैटर्न सीधा या उल्टा? हाँ, बस यही, ये इंडिया मात खाती। अच्छा, अगर परसेंटेज गिवन है, अगर आपको परसेंटेज दे रखे हैं, तो हमें बस क्या ढूंढना है कि पैटर्न सीधा या उल्टा। अब ये कैसे डिसाइड होगा? पहला परसेंटेज क्या दे रखा है, 20%। इसके बाद देखोगे तो आपको एक ऑफ नजर आ रहा है, और इसके बाद देखोगे तो आपको नजर आ रहा है क्या, एक नाम। तो मतलब मुझे इस वैल्यू का क्या निकालना है, 20%। हिंदी में यह कह रहा है कि 20% किसके पेड़ हैं, आम के। ठीक है, मतलब कितने में से, टोटल में से 20% क्या है, आम के पेड़ हैं। तो अगर आपको 20% निकालना है तो कितने पर निकालना है, टोटल पे। क्या टोटल दे रखा है हमें? वही तो पूछा है। तो फिर पैटर्न सीधा या उल्टा? उल्टा पैटर्न। बस इतना पहचानना कि सिचुएशन हर बार बदलती जाएंगी, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होना चाहिए। तो चाहे कितना टिपिकल क्वेश्चन आ जाए, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो मतलब मुझे जिस वैल्यू पर 20% निकालना है वो वैल्यू ही गायब है, तो मैं कहूंगा ये मेरे लिए उल्टा पैटर्न हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि टोटल ट्रीज इतने हैं, तो इसका मुझे क्या निकालना चाहिए, 20%। तो अगर मैं इसका 20% निकालूं तो मुझे मिल जाएंगे आम के पेड़। सीरियसली निकालना मत इसे, ठीक है? कहीं यहां चालाकी करो, सर देखो ये 1 और ये 5 हो गया x/5, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। अच्छा, अब आगे पढ़े। आगे कह रहा है, फिर से एक परसेंटेज आया कि 60% किसका, आम के पेड़ों का। मतलब ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी, इसका फिर मैं क्या निकाल दूं, 60%। तो ये कौन से पेड़ आ जाएंगे, आम के पेड़ आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे, सॉरी ये नारियल के पेड़ आ जाएंगे। अब इसके बाद आगे हम देखें तो नारियल के पेड़ ही हमें दे रखे हैं, जो किसके बराबर हैं, 1560 के। तो एक रियल वैल्यू तो थी, लेकिन ये बेस वैल्यू नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमें जो पहला परसेंटेज दे रखा है उसके साथ जो वैल्यू जुड़ी हुई है वो क्या है, टोटल ट्रीज, कुल पेड़। और जहां टोटल आ गया
सोचना भी मत, बिल्कुल वही क्या रहेगी, हमेशा बेस वैल्यू होती है। सो ये पैटर्न कैसा हो गया, उल्टा। बस आपको यही पहचानना है, सीधा या फिर उल्टा। चलिए अब x का वैल्यू निकालने के लिए इनका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। चलो तो x का वैल्यू बता दें कितना आ जाएगा। x का वैल्यू जब आप प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ऐसे है सीधा या फिर उल्टा पैटर्न। अच्छा फिर से ये एक और क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आप ये डिसाइड करें कि पैटर्न सीधा या उल्टा कैसा है। अच्छा कैसे पता किया? हाँ तो इसी में उलझ जाना। हाँ मुझे एक बात बताओ कि पहला जो परसेंटेज हमें दे रखा है उसके बाद जो ये ऑफ या पहले जो का आया है उसके जस्ट बाद क्या नाम आया है, या पहले क्या नाम आया, सैलरी। मतलब मुझे सैलरी का 20% निकालना है, तो क्या मुझे सैलरी दे रखी है इस क्वेश्चन में? तो फिर कैसे उल्टा पैटर्न हो गया? कैसा रहेगा? सीधा पैटर्न। हाँ उल्टा सीधा सीधा उल्टा यही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। जहां परसेंटेज आ गया ना, पैटर्न सीधा या उल्टा। यानी आप जिस वैल्यू पर परसेंटेज निकालना चाहते हैं वो प्रेजेंट है या नहीं है? बिल्कुल प्रेजेंट है, तो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? सीधा। चलिए अब आंसर निकालेंगे आप। हाँ क्या मिला? 15,840। अच्छी बात है, इतना बचा लेता है। यहाँ तो घर से मंगाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो टोटल सैलरी का हम क्या निकाल दें। देखो दो चॉइस हैं अपने पास, या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे चलाएं कि टोटल सैलरी का 20%। अच्छा कितना हो जाएगा इस वैल्यू का 20%? किसी भी नंबर का 10% क्या होता है, उस पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। जैसे इस वैल्यू का 10% क्या हो जाएगा? 4,400, 4,400। अच्छा अगर मैं इसका डबल कर दूं तो 20% आ जाएगा, मतलब 8,800। तो 10% 1 डिजिट के बाद पॉइंट, 20% निकालना है तो उसी वैल्यू का क्या कर दें, डबल कर दें। अच्छा अब इतना लेस कर दें। क्यों लेस कर रहे हैं? क्योंकि अगला परसेंटेज देखिए, इससे पहले या बाद में का या ऑफ देखिए, और इसके जस्ट बाद या जस्ट पहले हमें क्या वर्ड मिला है, शेष। तो मतलब मुझे रिमेनिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा कितना हो जाएगा अगर मैं इसमें से 9,000 माइनस कर दूं तो? हाँ मुश्किल है थोड़ा। इस वैल्यू में से 9,000 माइनस कर दें, क्या आएगा? 35,000। 200 ज्यादा माइनस कर दिए, 200 और ऐड कर देना, तो 35,200, 35,200 हो गया। अब इस बार क्या करना है, इसका 25% निकालना है। अच्छा किसी भी नंबर का 50% निकालना है तो उस नंबर का क्या कर दें, आधा। और किसी भी नंबर का 25% निकालना है तो 50 का भी आधा, यानी आधे का आधा क्या हो जाता है, 1/4। तो आप इसे सीधा 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा 35 को 4 से डिवाइड करें तो 8, फिर डिवाइड करें तो फिर 8। अच्छा फिर से 9,000 माइनस करना, और 35,000 में से कर दो 9,000 माइनस 26। 200 इधर कम, 200 इधर ज्यादा, तो टोटल कितने, 400 ऐड कर दें। आप ये गलती बिल्कुल ना करें, आप अपने तरीके से सॉल्व करें। कौन सा तरीका? ये वाला कि 0 0 12 में से 8 गए तो 4, ये बचेंगे कितने, 4, 14 में से 8 गया तो 6, और ये कितना हो जाएगा। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्यों निकाला ये वैल्यू? क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ लिया था आपसे पहले। ठीक है, मतलब 25% ऑफ रिमेनिंग।
चलिए निकालें इस वैल्यू का 25%, क्या आ जाएगा? फिर से 1/4 कर दें, 6 बार डिवाइड हो रहा है, 6 बार डिवाइड हो रहा है और 0 0। अच्छा कितना आ जाएगा अगर माइनस, पहले तो 6000 माइनस कर दें, 20000। 400 में से 600 माइनस करोगे तो माइनस के 200, और 20000 में से 200 माइनस कर दें तो 19,800। अच्छा कुछ रह गया क्या? चलो निकाल देते हैं 20%, अब निकाल देते हैं, इससे फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अगर आप ये भी निकाल देते हैं अब जो, तो फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा इसका 10% हो जाएगा 1980, थोड़ी देर के लिए 2000 मान लेते हैं, तो 20% कितना हो जाएगा? 4000। अब ये जैसे 2000 में 20 कम था, तो डबल कितना कम होगा? 40 कम, तो कितने हो जाएंगे? 3960। अच्छा 19,000 में से 3,000 माइनस करें तो 16,000। अच्छा 800 में से 900 माइनस करेंगे तो -100, यानी 15,900। और अभी इसमें से 60 और माइनस कर दें तो 15,840। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर आप ज्यादा सीरियस नहीं होते कि सर ऐसे नहीं लिखेंगे, तो आपके पास दूसरी चॉइस क्या है इसमें? आप कहेंगे कि सबसे पहले जो भी सैलरी है, अगर उसमें से 20% खर्च कर दिया तो रिमेनिंग क्या रहेगा? ये। अगर उसमें से 25% खर्च कर दिया तो रिमेनिंग क्या होगा? जो बचा हुआ उसका 75% बचेगा। अगर फिर 25% खर्च कर दिया तो क्या बचेगा? ये। और अगर फिर से 20% खर्च करें तो कितना बचेगा? ये। अगर आप इसे भी सॉल्व करते हैं तो भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है? अच्छा सिंपल करें तो ये 4/5, अब वही सिंप्लीफिकेशन आ गया, 3/4, ये 3/4, और ये कितना हो जाएगा? अगेन 4/5। जो आपस में सिंपल हो रहे हैं कर देते हैं, कि जैसे 4 से ये सिंपल हुआ, इस 4 से ये सिंपल हुआ। अच्छा 25 से अगर डिवाइड करें इस वैल्यू को तो 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगी। अब 3 × 3 × 4 और × 4, और फिर इनको क्या कर दें? आपस में मल्टीप्लाई। सो यहां से आपको फाइनली क्या मिलेगा? अपना आंसर। तो पहले पैटर्न समझो, पैटर्न क्या है। अब धीरे धीरे करके ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, आपको सिर्फ इतना करना है। देखो हर डेली हम सिचुएशन चेंज करते जाएंगे। तो ये तो किया कि ये 100 है, तो रिमेनिंग कितना है? 80%। फिर ये वैल्यू अगर 100% है तो ये कितना रहा? वही 100 में से लेस करें तब ये 75 आया। फिर अगर ये पूरा वैल्यू 100 है तो इसके कंपैरिजन में अगला वैल्यू 75 बचा, और फिर से ये 100 है तो इसके कंपैरिजन में 80, ठीक है? तो ये 100 पर ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं यहां से आगे डिस्कस।